नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम बी पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल के जो नया टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अभ्यंतर। पृथ्वी की आंतरिक रचना का अध्ययन वास्तव में जियोलॉजी की विषय वस्तु है, किंतु भूगोल तथा भू आकृति विज्ञान में इसकी जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि धरातल के स्थल रूपी रूपों तथा स्थलाकृतियों की रूपरेखा का स्वभाव भूगर्भ द्वारा ही निश्चित होता है। धरातल को प्रभावित करने वाले अंतर्जात प्रक्रम भूगर्भ में ही सक्रिय होते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूगर्भ के गठन आदि रहस्यों को जानने के लिए सदैव जिज्ञासु एवं प्रयत्नशील रहा है, किंतु इस दिशा में मनुष्य का भूगर्भ संबंधी व्यवहारिक ज्ञान धरातल के मात्र 5 या 6 किलोमीटर की गहराई तक ही सीमित है। परोक्ष साधनों के आधार पर अवश्य ही भूगर्भ की अधिक गहराई तक की जानकारी संभव हुई है, यद्यपि अनेक प्रश्न अभी भी पूरे तरह से अनुत्तरित हैं। पृथ्वी की भौतिक एवं रासायनिक रचना एवं अवस्था, तापमान एवं घनत्व संबंधी तथ्यों के निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक रचना का गूढ़ प्रश्न आज भी विवादास्पद है। अर्ली एस्टिमेट या प्रारंभिक अनुमान, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिकों ने उष्ण जल स्रोतों, पाताल तोड़ कुओं एवं सक्रिय ज्वालामुखियों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल, वायु एवं अग्नि के भंडारों की संभावना बताई थी। लगभग 250 वर्ष पूर्व बाफर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पर्वतों की अपेक्षा अधिक सघन है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताते हुए सिद्ध किया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग रिक्त या वायव्य, वाइड या गैसियस या जलपूर्ण नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर अनेक विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को उष्ण व तरल बताया। लाप्लास 1755 ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि आरंभ में पृथ्वी उष्ण व गैसीय थी, इसके बाद उसकी ऊपरी परत ठंडी व ठोस हुई तथा क्रमशः भीतरी भाग कठोर हुआ। 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक तक पृथ्वी की उत्पत्ति एवं सूर्य अथवा सूर्य के समान अन्य किसी तारे से मानी गई थी, किंतु आज हमें ज्ञात है कि तारों की रचना हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि हल्के तत्वों से हुई है, जबकि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सिलिका, मैग्नीशियम, फेरस आदि भारी पदार्थों से निर्मित है। इन भारी पदार्थ के स्रोत को ढूंढने के लिए क्यूपर, उरे और शिमिट आदि वैज्ञानिकों ने ग्रहों की उत्पत्ति आदि गैसों व धूल के मेघ से मानी, जिसमें भारी तत्वों की मात्रा रही होगी। शिमिट के विचार में पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से पृथ्वी का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया होगा, जिससे पृथ्वी द्रवित हो गई होगी। उस अवस्था में सिलिका, एल्युमिनियम जैसे हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में तथा लोहे व निकल जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में बैठ गए होंगे। पृथ्वी के आंतरिक रचना में आज भी यही क्रम पाया जाता है। भूगर्भ की जानकारी अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष साधनों एवं प्रमाणों द्वारा प्राप्त की गई है, जिसमें से कुछ हैं तापमान, घनत्व, दबाव, पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्रिया एवं भूकंप। या इनका हम यहाँ पर कुछ संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। पहला, तापक्रम पर आधारित प्रमाण। भूपटल ठोस, कठोर व शीतल है, किंतु खदानों में गहराई की ओर जाते हुए क्रमशः ताप की वृद्धि अनुभव की जाती है। औसत रूप से गहराई में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। गैमों के अनुमान में 50 किलोमीटर की गहराई पर शैलें पिघलने के बिंदु या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होंगी। केल्विन ने पृथ्वी के इतिहास का विवेचन करते हुए बताया कि पृथ्वी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से क्रमशः ठंडी हुई है। सर्वप्रथम भूपटल ठंडा हुआ, इसे शीतल हुए लगभग 4 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आंतरिक भाग आज भी बहुत उष्ण है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण उष्ण जल स्रोतों, गीजर और लावा के द्वारा उद्गार के रूप में प्रकट होते हैं। पृथ्वी में गहराई के अनुसार अधिक ताप होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यही नहीं, मरुस्थलों, ध्रुवीय प्रदेशों एवं सागरीय तल के नीचे गहराई पर तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। साधारणतः गहराई पर ताप वृद्धि की दर अवश्य भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, टुंड्रा प्रदेशों में मरुस्थलों की अपेक्षा गहराई पर ताप की वृद्धि कम होगी।
किंतु अधिक गहराई पर तापक्रम बढ़ने की दर सर्वत्र समान होती है। इस प्रकार उच्च ताप के कारण भूगर्भ में द्रवित शैलों की कल्पना की गई है, जिसका प्रमाण हमें ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निष्कासित लावा से मिलता है। इस दृष्टि से भूगर्भ का तरल होना सिद्ध होता है, किंतु इसके विषय में वैज्ञानिकों का कथन है कि गहराई पर दबाव की वृद्धि भी होती है, जिससे शैलों का द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अतः शैलें द्रवित नहीं ठोस रहती हैं। कुछ विद्वानों ने भूगर्भ को वायव्य गैसेज भी बताया है, किंतु ये विचार तर्क संगत नहीं जान पड़ता और इसके निश्चित प्रमाण भी प्राप्त नहीं होते। अतएव वैज्ञानिकों के मत में भूगर्भ को उष्ण होते हुए भी ठोस मानना उचित है। जहाँ तक ज्वालामुखी क्रिया अथवा लावा का प्रश्न है, वैज्ञानिकों का विचार है कि चारों ओर से अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग उष्ण व ठोस है। भूगर्भिक अवस्था के कारण जब भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती है, तब दबाव मुक्त होने पर दैलें द्रव्यमानक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेती है और लावा के रूप में भूपटल पर बाहर आती हैं। भूगर्भ को तरल मानने में कई आपत्तियां हैं। यदि भूगर्भ तरल है एवं भूपटल की पतली ठोस परत उसको घेरे हुए है, तो भूपटल क्रमशः ठंडा होकर ठोस हो जाना चाहिए था एवं ज्वालामुखी क्रिया में बहुत कमी आनी चाहिए थी। दूसरा, यदि भूगर्भ तरल होता तो ज्वार भाटे का प्रभाव उस पर गहराई तक पड़ना चाहिए था। और तीसरा, तरल भूगर्भ पर ठोस भूपटल स्थिर व स्थायी नहीं रह सकता। जेफरे ने इस संबंध में एक सुझाव प्रस्तुत किया। ठोस पदार्थ में कठोरता एवं दृढ़ता दो गुण होते हैं, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। द्रवित शैलों में ठोस पदार्थ जैसी दृढ़ता तो होती है, किंतु उसमें कठोरता नहीं होती। इसके विपरीत द्रवित शैलों में लचीलापन होता है और दबाव पड़ने पर वह बहने लगती हैं। दृढ़ता के कारण भीतरी द्रवित शैलों पर ज्वार भाटे का प्रभाव नहीं पड़ता है और भूकंप की तरंगें इस भाग में इसी प्रकार प्रवेश करती हैं जैसे कि ठोस शैलों से होकर जाती हैं। 20वीं शताब्दी में रेडियो एक्टिव पदार्थों के विषय में जानकारी होने पर भूगर्भ में ताप की दिशाओं के संबंध में नए तथ्यों का उद्घाटन हुआ। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ये पदार्थ भूतल में अधिक मात्रा में एवं भूगर्भ में कम पाए जाते हैं। इसलिए भूपटल के नीचे अधस्तर सबस्ट्रक्टम में अधिक ताप के कारण संवहन धाराएं या कन्वेंशनल करंट्स उत्पन्न होती हैं, किंतु अधस्तर के नीचे रेडियोएक्टिव पदार्थों की कमी के कारण भूगर्भ कठोर परत के रूप में स्थिर रहता है तथा संवहन धाराएं सक्रिय नहीं हो पाती। दूसरा है घनत्व पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन डेंसिटी। 18वीं सदी में न्यूटन के ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए बताया था कि आकर्षण शक्ति पदार्थ के द्रव्य की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात में कम होती है। इस सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.5 आंका गया, जबकि भूपटल का सापेक्षिक घनत्व 2.7 मात्र है। महाद्वीप अवसादी शैलों से निर्मित है। इनसे निर्मित भूपटल की औसत गहराई 20 किलोमीटर मानी गई है। अवसादी शैलों के नीचे आग्नेय शैलें बिछी हैं जिनका घनत्व 3 या 3.5 है। पृथ्वी के मध्य पिंड कोर का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया। भूपटल से भूकेंद्र की ओर बढ़ते हुए भार की व्याख्या के लिए वैज्ञानिकों ने दो विकल्प प्रस्तुत किए। प्रथम, ऊपरी परतों के दबाव के कारण निचली परतों का भार अधिक है। लाप्लास एवं शिलिस्टर ने इस बात की पुष्टि भी की है, किंतु प्रयोग द्वारा इस मत को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। द्वितीय, पृथ्वी की रचना अनेक परतों से हुई है। ऊपरी परत की अपेक्षा आंतरिक परतें भिन्न या भारी पदार्थों से निर्मित है। केंद्रीय पिंड अधिकांशतः लोहे व निकेल धातुओं से निर्मित है। उल्काओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नक्षत्रों के आंतरिक भाग लोहे व निकेल से निर्मित होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी निकेल की उपस्थिति के कारण है। अनुमान किया जाता है कि आरंभ में जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तो लोहे व निकेल जैसी भारी वस्तुएं नीचे बैठ गई होंगी। हल्की धातुएं ऊपर एकत्रित हो गई, जैसे कि धातु शोधन भट्टी में धातु गलाने पर हल्के मेल की परत ऊपर जम जाती है तथा भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी ठोस पिंड की भांति व्यवहार करती है एवं अवश्य ही तरल अवस्था से गुजरी होगी। और तीसरा जो है दबाव पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन प्रेशर। अंतरतम की ओर क्रमशः बढ़ते हुए घनत्व का कारण समस्यापूर्ण रहा है। आरंभ में ये माना गया कि धरातल से अंतरतम या कोर की ओर जाने पर शैलों का भार तथा दबाव बढ़ने के कारण अंतरतम का घनत्व अधिक होता है, किंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गया कि शैलों में एक सीमा तक ही घनत्व बढ़ता है। दबाव बढ़ने पर भी उसका घनत्व सीमा से अधिक नहीं हो सकेगा।
इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अंतरतम का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, अपितु अंतरतम धातु का बना हुआ है। प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर पृथ्वी का अंतरतम निक्कल व लोहे के निर्मित माना गया है, अतः पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है। और जो चौथा प्रमाण है पृथ्वी की उत्पत्ति पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति का दृढ़ प्रश्न सुलझाने के लिए उसे ठोस, वायव्य तथा तरल माना है। लाप्लास की वायव्य न्यायिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल माना गया है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थों से हुई है तो पृथ्वी का अंतरतम तरल होना चाहिए। न्यायिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस में न्यायिका से हुई है तो पृथ्वी का अंतरतम गैस में या वायव्य होना चाहिए। जॉप्रीज तथा रिटर्न ने पृथ्वी के अंतरतम को गैस में माना है, किंतु ये भ्रामक तथा असत्य है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रित होने से हुई। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए। इस प्रकार पृथ्वी का अंतरतम ठोस या तरल हो सकता है, गैस में कदापि नहीं। अगला प्रमाण ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन वोल्केनिसिटी। भूपटल पर ज्वालामुखी क्रिया से निष्कासित लावा का स्रोत भूगर्भ के भीतर स्थित मैग्मा भंडार है। ये पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भूगर्भ में अधिक गहराई पर अत्यधिक ऊंचे तापक्रम पर भी शैलें पिघलती नहीं है, क्योंकि भारी दबाव के कारण उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, अतः वे ठोस ही रहती हैं। जब कभी भूगर्भिक व्यवस्था के कारण भूपटल पर भ्रंश या दरारें उत्पन्न होती है तब शैलों का ऊपरी परतों का दबाव हट जाता है। इस दाब मुक्ति के कारण शैलों का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है और वो पिघल जाती हैं। ये पिघली गैस शैलें लावा के रूप में धरातल पर 50 किलोमीटर नीचे से निष्कासित होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने पृथ्वी की अवस्था किस प्रकार की है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसके बारे में चर्चा की कि वह ठोस है, द्रव्य है या गैस है। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। कल हम अगले प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमाण हमको आगे बताएगा किस प्रकार पृथ्वी ठोस हुई या द्रव्य अवस्था में है या उसका अंतरतम भाग वायव्य अवस्था में है। और ये जो टॉपिक रहेगा कल की कक्षा में वो है भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन सिस्मोलॉजी। थैंक यू, धन्यवाद।